हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइन क्वेश्चन का आज 25वां वीडियो है। इसी चैनल पर इससे पहले 14 वीडियो और 24 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे जरूर देख लिया होगा। और हाँ, रिविजन और नोट्स दोनों कंटिन्यू रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए देर न करते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, ठोस सीधे गैस में परिवर्तन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठोस जो है वो सीधे गैस में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, ठीक है। कि ठोस का गैस में डायरेक्ट परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ठीक है। आइए इससे संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चन को अपने लोग देख लेते हैं। द्रव, ठीक है, क्या है? ये द्रव है, ठोस और गैस। पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, ठोस का डायरेक्ट द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहा जाता है? तो ठोस का द्रव में बदलना इसे कहा जाता है गलनांक। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इसे गलनांक कहा जाता है, गलनांक, ठीक है। और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहा जाता है? हिमीकरण। क्या कहलाता है? हिमीकरण, हिमीकरण कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए कि द्रव का डायरेक्ट गैस में बदलना, द्रव द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का गैस में बदलना जो है वो वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहलाता है। जबकि द्रव सॉरी इधर लिख दिए, द्रव का गैस में बदलना इसका कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। जबकि गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगर बात की जाए कि ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस का गैस में बदलना ये कहलाता है ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है? ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस का गैस में बदलना कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। जबकि गैस का ठोस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना ये क्या कहलाता है? तो ये निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। आइए आप लोग को समझा देती हूँ एक बार। अगर ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदलता है, ठोस से अगर द्रव में कोई चीज बदलता है तो उसे गलनांक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, बर्फ क्या है? बर्फ ठोस है, तो बर्फ से पानी बनना क्या होता है? गलनांक है। क्या होता है? गलनांक है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो गलनांक है। वहीं अगर द्रव से डायरेक्ट ठोस में बदलना, मान लीजिए कोई लिक्विड है, जैसे कि पानी को ही ले लीजिए, पानी एग्जाम्पल को लीजिए, पानी बर्फ में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हिमीकरण कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि द्रव का गैस में बदलना, जैसे कि पानी है, जब पानी को 100 डिग्री तापमान से 100 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दीजिएगा तो वो वाष्प में बदलने लगता है ना, वाष्प में बदल जाता है ना, भाप निकलने लगता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। और वहीं गैस, गैस का द्रव में बदलना, जैसे कि बादल, बादल किस रूप में रहता है? गैस में रहता है। और जब वही गैस संघनन के रूप में मतलब हल्का हल्का पानी में बदलने लगता है, बूंदा में बदलने लगता है, देखते हैं बारिश होने लगता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वही अगर ठोस की गैस में बदलने की बात की जाए तो ठोस डायरेक्ट अगर गैस में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। वहीं जबकि गैस अगर ठोस में बदल जाता है, गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। उसे निक्षेपण कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, क्वेश्चन में भी दिया है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे कि आप कपूर को देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा?
ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर। कपूर देखते होंगे आप लोग, कपूर को जलाइए डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है, क्या वो पिघलता है? नहीं पिघलता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है इसका एग्जाम्पल? तो और आप ले सकते हैं अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, क्या अमोनियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं अगर आप संघनन का एग्जाम्पल अभी मैं दे ही दी कि बादल डायरेक्ट वर्षा बन के मतलब बूंद बन के बरसने लगता है, किस प्रक्रिया द्वारा? संघनन के द्वारा। आपको मैं समझाई कि जैसे 100 डिग्री तापमान से ज्यादा पानी को अगर गर्म कर दीजिएगा तो वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आपका 6 प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, सीधा फिर से लिख दूं? नहीं, समझ में तो आ ही रहा है ना। द्रव का ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, जबकि द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। वहीं अगर ठोस से गैस में डायरेक्ट बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, जबकि गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जबकि गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आप लोग देखते होंगे कि शादी विवाह में जब दुल्हन और दूल्हा जब स्टेज पे जाता है तो उस टाइम कुछ व्हाइट व्हाइट का बादल टाइप से फुहारा उड़ता है, तो वो बादल टाइप से जो फुहारा उड़ता है वो क्या होता है? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जो बादल बन के वहां पर दिखता है, ठीक है। वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे पिघलाकर गैस बनाया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी तथा सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव है, एलपीजी का मुख्य अवयव हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। जबकि मीथेन का क्या हो जाएगा? मीथेन बोल रहे हैं। एलपी सीएनजी का क्या हो जाएगा? सीएनजी का मीथेन हो जाएगा। जबकि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव है प्रोपेन और ब्यूटेन। और वहीं सीएनजी की बात की तो सीएनजी का मीथेन हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एलपीजी देखते, जो हम लोग घर में गैस उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन गैस होता है? एलपीजी ही गैस होता है, ठीक है। तो एलपीजी गैस में एक देखते हैं कि थोड़ा भी गैस लीकेज होता है तो स्मेल आने लगता है, तो क्या गैस में नेचुरल तरीके से कोई स्मेल होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल। सीएनजी बोल रहे, एलपीजी गैस में अपना कोई स्मेल नहीं होता, उसमें स्मेल के लिए अलग से कुछ मिलाया जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि एलपीजी गैस में महक के लिए, उसमें दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है अलग से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ठोस द्रव और गैस में सर्वाधिक विसरण किसमें होती है? मतलब सर्वाधिक फैलता कौन है? तो सर्वाधिक गैस फैलता है। कौन फैलता है? गैस फैलता है। क्योंकि आप देखोगे ठोस क्या पिघलता है? फैलता है? नहीं फैलता। द्रव जो है वो हल्का हल्का सा फैलता है, लेकिन गैस बहुत जल्दी बहुत दूर तक फैल जाता है। मान लीजिए इस रूम में कोई परफ्यूम लगा रहा है तो पूरा बिल्डिंग में स्मेल आने लगता है कि हाँ किसी ने परफ्यूम लगाया लगाया है। तो किस प्रक्रिया द्वारा स्मेल आने लगता है चारों तरफ? तो विसरण प्रक्रिया के तहत, ठीक है। विसरण प्रक्रिया के तहत। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा विसरण की संभावना किसमें होती है? सर्वाधिक विसरण कौन करता है? सर्वाधिक विसरण किसमें होता है? सर्वाधिक विसरण गैस में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। किसे? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। यानी कि आरबीसी जहां मरता है वहीं ब्लड बैंक भी वापस से बनता है, वहीं पर ब्लड भी स्टोर होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोले तब भी आंसर हो जाएगा प्लीहा, अगर आरबीसी का ब्लड बैंक बोले तब भी आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा, ठीक है। एक पूछता है क्वेश्चन कि आरबीसी का कार्य, आरबीसी का काल कितने दिन का होता है? उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक है। एक प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो एसिड मिलकर होता है? तो एक प्रोटीन का निर्माण जो है एक प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो एसिड मिलकर बनता है। कितना? 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, वही आपसे इंसुलिन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन भी प्रोटीन ही है। ठीक है, तो इंसुलिन का निर्माण कितने अमीनो एसिड मिलकर होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है इंसुलिन का निर्माण 51 अमीनो एसिड मिलकर होता है। कितना? 51 अमीनो एसिड मिलकर होता है। 51 अमीनो एसिड मिलकर एक इंसुलिन का निर्माण करता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है? तो इंसुलिन का काम है कि आपके ब्लड में अगर शुगर का मात्रा अत्यधिक हो जाएगा तो उस शुगर को ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होता है शरीर में? तो ग्लाइकोजेन हमारे लीवर और मांसपेशिया में स्टोरेज होता है। कहाँ? मसल्स और लीवर में स्टोरेज होता है ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? इंसुलिन करता है। इसीलिए जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसे मधुमेह नाम के रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह, जिसे शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, आइए इसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोसोम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो पाया जाता है लाइसोसोम में। कहाँ पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? डी ग्रुवे ने। लाइसोसोम की खोज डी ग्रुवे ने की थी। आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी में एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या है? एड्रिनोसिन ट्राइफास्फेट। एड्रिनोसिन ट्राइफास्फेट किसका फुल फॉर्म है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्या? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री ये कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग यानी कि कोशिका का सबसे छोटा अंग किसे कहा जाता है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? सबसे छोटा अंग
तो राइबोसोम होता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिकांग आपसे पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। जबकि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बनी होती है। किसका, सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति बनी होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो जी नहीं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति, ये VBI है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो कवक का कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो पादपों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो जी बिल्कुल नहीं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है। जबकि पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही पाया जाता है। और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है। क्या पूछ रहा है, धातु कौन सा है। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है पारा। कौन सा धातु है, पारा। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कमरे के ताप पर पाए जाने वाले अधातु, धातु की जगह अगर अधातु दे देता कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर पाया जाता है, कमरे के तापमान से दैट मीन्स है कि 25 डिग्री सेल्सियस। कितने, 25 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पर पाए जाने वाला अधातु कौन सा है, तो अधातु लिखते ही इसका आंसर चेंज हो जाएगा कि तो कौन सा अधातु है, तो ब्रोमीन है। ठीक है। ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग जरूर नोटिस करके देखिएगा कि वो धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है। ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी में होते धातु और अधातु में डिफरेंट देख नहीं पाते, फटाक करके आंसर मार देते हैं। इसलिए आप लोग नोटिस करके देखिएगा, धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है। अगर धातु पूछा तो उसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है। अगर अधातु पूछा तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो वो कर सकते हैं, संख्या इसका निश्चित नहीं है। संख्या क्या है, इसका निश्चित नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कैसे, 1/3, 1/3, 1/6 एंड 1/12 और 1/12। ठीक है। ये क्या है, ये MLA के द्वारा किया जाता है। इतने सदस्यों का निर्वाचन जो है, मतलब विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य का निर्वाचन जो है वो MLA द्वारा किया जाता है। और 1/3 जो है ये स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इतने सदस्यों का। और राज्यपाल के द्वारा कितना किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है 1/6। हालांकि विधान परिषद में सब जगह संख्या एक जैसा नहीं होता, ना ही विधानसभा में, इसीलिए ऐसा दिया है कि संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन ऐसे में बता दे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1/6 हो जाएगा आंसर। ठीक है। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1/12 किसके द्वारा किया जाता है, तो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। और ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि विधान परिषद में, पहले तो आप ये जान लीजिए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा वो राज्य है, तो आइए एक नजर उसे देख लेते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और क्या हो जाएगा, तेलंगाना,
कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ये 6 राज्यों में विधान परिषद पाया जाता है, बाकी कोई राज्यों में 28 में से मात्र 6 ऐसे राज्य जहाँ विधान परिषद पाया जाता है भारत में। ठीक है, कौन कौन सा है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विधान परिषद में सदस्यों का संख्या कितना होता है, तो मैक्सिमम अगर सदस्यों का संख्या पूछ लिया जाए तो संबंधित राज्य के कुल विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है। कितना? विधान, जैसे कि मान लीजिए यूपी की बात कर लिया जाए, तो यूपी के विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसके कुल सदस्य का 1/3 मात्र विधान परिषद में संख्या होगा। ठीक है, अधिकतम। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए कि विधानसभा का न्यूनतम संख्या कितना होता है, विधानसभा का न्यूनतम संख्या 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। अगर वहीं आपसे विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 होता है और विधान परिषद में अधिकतम संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 विधान परिषद में अधिकतम सदस्य होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है सदस्यों का, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है, जबकि न्यूनतम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम 60 होता है। कितना होता है? न्यूनतम 60 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला जिला है कैमूर। कौन सा है? कैमूर है। पहले तो ये जान लीजिए आपके बिहार का जनसंख्या जो है, जनसंख्या कितना है, क्योंकि बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये तो सारा बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन तो आता ही आता है उसमें। तो 2011 के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से? 2011 के हिसाब से, क्योंकि फिर से अभी तक जनगणना नहीं ना हुआ है, इसलिए 2011 के हिसाब से जनगणना, जनसंख्या का अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में कितना जनसंख्या है, तो बिहार में जनसंख्या है 10,40,99,452। कितना? 452। ये आपका कुल जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है बिहार का? तो बिहार का जनसंख्या है 10,40,99,452। ये कुल जनसंख्या है बिहार का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए सबसे कम घनत्व कैमूर का है, कितना है? तो कैमूर का है 488 पर किलोमीटर स्क्वायर, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति ही कैमूर में रहता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक घनत्व बिहार के किस जिला में है, तो सर्वाधिक घनत्व अगर बिहार के किस जिला में है वो आपसे पूछ लिया जाए, तो सर्वाधिक घनत्व शिवहर में हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला? शिवहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का घनत्व कितना है? तो यहाँ का है 1823। कितना है? 1823 है पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1823 लोग रहते हैं। कहाँ? शिवहर में। ठीक है, अगर वहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्र वाइज सबसे छोटा है, अगर क्षेत्र वाइज सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा हो जाएगा शिवहर। सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है एरिया में? तो शिवहर हो जाएगा। जबकि अगर जनसंख्या में पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या में शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगा अनुपात में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिंगा अनुपात में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगा अनुपात दैट मीन्स कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 पुरुष पे 1021 महिला है। कितना? 1021 महिला है। ठीक है, गोपालगंज में। जबकि अगर आपसे न्यूनतम लिंगा अनुपात पूछ लिया जाए तो न्यूनतम लिंगा अनुपात मुंगेर जिला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मुंगेर जिला का हो जाएगा। ठीक है, 800 पूछे, 829 या फिर हाँ शायद 29 है, 829 या 39 है मुंगेर का लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करते हैं कितने दिनों तक? तो 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र तक ही, मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त का जो है नियुक्ति हो गया 62 वर्ष की उम्र में, ठीक है, तो वो कब तक अपने पद पर रहेंगे? मात्र 3 साल रहेंगे, क्योंकि 3 साल बाद उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगा, तो वो खुद ही उस पद से हट जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की नियुक्ति 55 वर्ष की उम्र में हुआ, तो वो कितने वर्ष तक पद पे रह सकते हैं? तो वो 61 वर्ष तक रह सकते हैं, यानी कि 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो 65 वर्ष से कम उम्र के रहेंगे ना, इसीलिए वो अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर कह रहा है आपका कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो पूरा हो जाए इसमें से। ठीक है, कुल कुल
चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कुल चुनाव आयुक्त कितने होते हैं, तो कुल चुनाव आयुक्त 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 3 कितने नियुक्त होते हैं निर्वाचन आयुक्त? 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। इससे पहले राजीव कुमार थे जो अब पद से हट चुके हैं। तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावे भी 2 है, ठीक है। एक विवेक है, एक कुछ और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 3 निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक या एंजाइम, ठीक है। उत्प्रेरक को ही एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है। और एंजाइम जो है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। दैट मीन्स कि वो क्रिया की वृद्धि को बढ़ा भी सकता है, क्रिया की वृद्धि को घटा भी सकता है। इसका अपना कोई काम नहीं है, अपना कुछ काम नहीं करता, बस उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई मोटिवेट कर रहा है कि यार अच्छे से पढ़ो, इतना दिन एग्जाम बच गया है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, स्टडी बनाओ वगैरह वगैरह। वो क्या कर रहा है? आपको उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। आपको पुश कर रहा है और कुछ कर रहा है क्या? क्या वो आपकी पढ़ाई में कोई योगदान कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन वो किस चीज का काम कर रहा है? तो वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, समझे। आपको उत्प्रेरक की तरह प्रेरित कर रहा है कि नहीं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एग्जाम पास आ गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसी तरह उत्प्रेरक का काम है, एंजाइम का काम है कि वो भाग नहीं लेता है लेकिन वो क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? जिंक या जस्ता की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के जमुई जिले में है। कहाँ है? जमुई जिले में। और इसे 2024 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। 2024 में किसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो बिहार का पहला क्षेत्र कौन सा है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया था? बताइएगा आप लोग। कांवरतर झील था। कौन सा? कांवर झील था जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था प्रथम बार। इसके बाद नागी और नकटी को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस सम्मेलन में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। वो कौन सा संधि था? वर्साय का संधि था। कौन सा संधि था? वर्साय का संधि था, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के तहत। किसके संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन जर्मनी को मजबूर किया गया था किस संधि के तहत हस्ताक्षर करने के लिए? तो वर्साय का संधि हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। द्वितीय युद्ध की बात की जाए, ये तो प्रथम हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? यानी कि हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? तो ये दिया गया था विलियम गैडे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गैडे के द्वारा। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ विश्व की जगह अगर भारतीय रहता तो इसका आंसर क्या होता?
भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय हरित क्रांति का जनक तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, ठीक है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो विलियम गैडे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गैडे के द्वारा। एक करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को। कब सम्मानित किया गया था? 2024 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? तो हमारी आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार है सर्पिलाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है वो हुआ था हिरण्यवती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति, अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति ये हुआ था निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जबकि महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और किस नदी के किनारे उनकी मृत्यु की प्राप्ति यानी कि महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी? हिरण्यवती नदी के किनारे। जबकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर वहीं आपसे जन्म की बात पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की जन्म जो है लुम्नी ग्राम में हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्नी ग्राम में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि उनका प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के तहत जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। तो उस उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? उस उपदेश की घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी 563 ईसा पूर्व में। कब हुई थी महात्मा बुद्ध की जन्म? तो 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल, क्या है ये? गरम दल है, ठीक है। गरम दल विभाजन हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो गरम दल और नरम दल में दो अलग अलग भागों में विभाजन हो गया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। आइए इस संबंध में कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। वहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है गरम दल और नरम दल फिर से एक कब हुए थे? तो गरम दल और नरम दल जो है ये एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब हुए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे, ठीक है। गरम दल और नरम दल 1916 का लखनऊ अधिवेशन एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हुआ था। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक हुआ था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस कब एक हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और किसके प्रयास से?
तो ये हुए थे बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के ही प्रयास से नरम दर और गरम दर दोनों एक हुआ था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ था। ये भी हुआ था 1916 में, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। लेकिन गरम दल और नरम दल एक हुआ था, ये हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, ठीक है। उसी समय 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था, क्या? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1916 में दिया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार भी नहीं की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बार भी नहीं किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान ये मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज का। इस सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? तो और थे इसमें एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे। इन्हीं दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है एमजी रानाडे को? एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से एमजी रानाडे को जाना जाता है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। वहीं एक और क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्मारंग पांडुरंग और प्लस एमजी रानाडे के द्वारा, जबकि आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था 1897 में। कब किया गया था? 1897 में। जबकि आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में। कब किया गया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना शायद 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है वो अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था वेदांत सोसाइटी की स्थापना? अमेरिका में। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1894 में किया गया था। कब किया गया था? 1894 में। विवेकानंद से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त। तो इनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद नाम इनको दिया गया था खेतड़ी के राजा के द्वारा। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। यहीं के राजा के द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था। हालांकि इनका नाम तो नरेंद्र दत्त था, लेकिन स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था। कब दिया गया था? तो जब ये प्रथम विश्व सम्मेलन में जा रहे थे शिकागो। प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। तो भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत का नेतृत्व जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो वहीं पर जा रहे थे जब विवेकानंद स्वामी अपना नरेंद्र दत्त नाम लेते हुए, उनका नरेंद्र दत्त नाम था तो वही नाम था ना, तो उन्हीं उसी टाइम
खेतड़ी के राजा के द्वारा इनको स्वामी विवेकानंद कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, उसी टाइम से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 1863 में हुआ था। कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म? 1863 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज शायद क्वेश्चन की संख्या इतना ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि लिपू लेक दर्रा, कौन सा लिपू लेक दर्रा ये कहाँ है? तो लिपू लेक, नीति दर्रा और कौन सा माना दर्रा, माना दर्रा ये सब कहाँ है? तो ये सब उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सिपकिला दर्रा, कौन सा दिला दर्रा? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा या बारालाचा कुछ भी होता है, बारालाचा ही लिख लीजिए, बारालाचा दर्रा ये कहाँ है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। सिटकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जबकि लिपू लेक, नीतू दर्रा और माना दर्रा ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तुजू दर्रा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। कहाँ है तुजू दर्रा? तो ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। जबकि जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, वहीं एक और क्वेश्चन पूछा था कि पालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा और शिंकोट दर्रा, कौन सा दर्रा? शिंकोट दर्रा, शिंकोट दर्रा ये दोनों दर्रा कहाँ है? तो ये दोनों दर्रा है केरल में। कहाँ है? ये दोनों दर्रा है केरल में। ठीक है, पालघाट दर्रा, सिंकोट दर्रा केरल में है। पालघाट दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि शहर को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जबकि सिंकोट दर्रा किसको जोड़ता है? तो सिंकोट दर्रा जो है त्रिवेंद्रम शहर को मदुरई शहर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? त्रिवेंद्रम शहर को मदुरई शहर से जोड़ता है सिंकोट दर्रा। जबकि पालकोट दर्रा जो है वो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आप लोग उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।